एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल ए बी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमारी सीरीज शुरू थी, वही कंटिन्यू करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। तो हमारी सीरीज जो चालू थी वो पॉलिटी की थी, जो कि 2015 के क्वेश्चंस हम देखेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, मतलब हमारे इधर पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसलिए क्योंकि ये चार ऑप्शन है। लोकसभा इज इलेक्टेड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, या फिर पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? थोड़ा पॉज कीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सिंपल है, डी है, कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये सबसे फंडामेंटल फीचर माना जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसके बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, तो इसका आंसर डी था, जो कि आर्टिकल 74 और 75 में बताया गया है कि सेंटर के लिए कौन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन से प्रोविजंस है, और वैसे ही 163 और 164 में स्टेट्स के लिए। तो अभी फीचर्स देखते अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, जो कि एक नॉमिनल और टाइटलर हेड रहता है, फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जो कि हमने पिछले साइड में देखा। फिर पॉलिटिकली होमोजेनिटी रहती है, मतलब पॉलिटिकली इक्वल रूप से काम करते हैं ये। फिर एक दोनों के बीच में हारमोनी रहनी चाहिए, जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में रहता है। दोनों में हारमोनी होनी चाहिए। अगर इनमें हारमोनी नहीं होगी तो फिर बहुत मिसमैच हो जाएगा और काफ़ी क्लैशेस हो सकते हैं इन दोनों में। जनरली एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेचर में काम करते हैं ज़्यादातर, जो कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए। प्रेसिडेंट तो रहते हैं वैसे, पर नॉमिनल हेड रहते बोल सकते। फिर रिजिडिटी रहती है पार्टी डिसिप्लिन की। फिर लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि ये हेड होते हैं पार्टी के, इसलिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। यूपीएसपी पे सवाल आया है अभी। तो प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री बोला है। मतलब जो प्रिंसिपल्स है डीपीएसपी में, जो कि दर्शाते कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए बनाए गए हैं, और द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। मतलब इसका कोर्ट का सहारा नहीं दिया सकता अगर इसको वायलेट किया जाए तो कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है वो ढूंढना है आपको। तो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? नाइदर होगा, बोथ। तो इसका आंसर है बोथ, सी, बोथ 1 और 2, क्योंकि दोनों सही है। ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दर्शाता है, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को दर्शाता है। फंडामेंटल राइट्स जो है पॉलिटिकल। ठीक है, हम नेक्स्ट इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो डीपीएसपी है उसका पूरा हमने देखा कि ये दो स्टेटमेंट थे कि वेलफेयर होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, और ये इन्फोर्सेबल नहीं रहते कोर्ट से। तो इसका हम अभी थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देखेंगे डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी बैक्ड बाय पब्लिक ओपिनियन रहता है। इनका मेजर एम रहता है कि वेलफेयर होना चाहिए स्टेट का, और इम्पोर्टेंस रहता है उनका मॉरल आइडियाज़ पे। डायरेक्टिव्स कंस्टिट्यूट अ गाइड फॉर द स्टेट, एक गाइड की तरह काम करता है डीपीएसपी। अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज, मतलब कंटिन्यूटी के लिए बहुत मैटर करता है ये। और सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स, एक यार्डस्टिक की तरह काम भी करता है। फॉर मेजरिंग द वर्थ ऑफ गवर्नमेंट, हेल्पफुल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रिटेशन में भी मदद करता है। एम्बिग्यूटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज यूजफुल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्टेड इन इट्स। अब भी हमने देखा कि वेलफेयर स्टेट के लिए कौन जिम्मेदार रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल है या डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स या 7 शेड्यूल है। तो इसका थोड़ा पॉज कीजिए और सोचिए इसका सोचना क्या है। अभी तो यही उत्तर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि अभी हमने देखा कि वेलफेयर स्टेट के जो प्रोविजन है, जो आइडियल है, वो डीपीएसपी में ही दर्शाया गया है। इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें हमने सब आर्टिकल्स जो है 36 से लेके 51 तक, ये सब डीपीएसपी के हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि हर एक आर्टिकल क्या क्या बोलता है, और सब मेजर मेजर आर्टिकल से वही याद रखने हैं। जनरली जो पहले स्टार्टिंग के हैं, मतलब जो हो गया फंडामेंटल राइट्स हो गए, उसके तो सब आर्टिकल, फिर डीपीएसपी हो गया, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। तो इनके जो ये आर्टिकल्स रहेंगे ना, वो थोड़ा सा मतलब बार बार रिवाइज कर करके आपको याद ही रखने। अभी इसमें देखो पूरे आर्टिकल्स है 36 से 51 तक। तो इसमें कुछ कुछ गांधीयन है, कुछ लिबरल है, कुछ इंटेलेक्चुअल है। तो इनमें कौन से इंटेलेक्चुअल है, कौन से गांधीयन है, वो भी डिवाइड किया है, वो बाद में देखेंगे हम। पर फिलहाल तो हम देखते हैं कि हर एक आर्टिकल की बताना क्या चाहता है। तो पहला आर्टिकल है 36। 36 में सिर्फ डिफाइन किया है स्टेट को,
जैसे आर्टिकल 12 में है जो कि फंडामेंटल राइट्स में है, ठीक है। फिर बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट आर्टिकल 37 में। फिर स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब वेलफेयर ऑफ, जनरली इनका मेजर मोटो वेलफेयर ही रहता है स्टेट का वेलफेयर मतलब पीपल का वेलफेयर है, तो आर्टिकल 38। फिर 39 में कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स है जो कि पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए स्टेट ने। फिर 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब जो भी जुडिशरी से रिलेटेड जो भी एड्स रहेंगे वो उनको फ्री में दिया जाएगा, जस्टिस दिया जाएगा। फिर बाद में आर्टिकल 40 है जो कि गांधी ने विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, बाद में इसका पार्ट 9 में किया गया था, जो कि विलेज पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को स्थापना की गई थी 1992 में, 24 अप्रैल 1992 में, जो कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म किया गया था। फिर बाद में आर्टिकल 41 आता है राइट टू वर्क इन सर्टन केसेस। फिर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स, मतलब एक ऐसी प्रोविज़न की जो इंसान जो वर्कर्स लोग हैं उनके लिए अच्छी कंडीशंस रखी जाए और जो मैटरनिटी लीव्स है उनको भी प्रोवाइड किया जाए। फिर बाद में लिविंग वेज 43A वर्कर्स के लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए इसमें। फिर 43B में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसका बाद में आर्टिकल आपने हमें फंडामेंटल राइट्स में भी दिखता है ये, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज C में। फिर आर्टिकल 44 है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को दर्शाता है, यह अभी काफ़ी चर्चे में था। फिर बाद में आर्टिकल 45 है जो कि प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, मतलब जो 6 साल के कम उम्र वाले बच्चे उनके लिए चाइल्डहुड केयर करना ज़रूरी है और एजुकेशन भी। फिर आर्टिकल 46 है जो कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, उनका एजुकेशन के लिए प्रमोट करना। फिर आर्टिकल 47 है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, इन शॉर्ट पब्लिक हेल्थ को अच्छे से देखभाल करना। फिर 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री है। फिर 48A में प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, पूरा सेफ गार्डिंग एंड फॉरेस्ट वगैरह सब, वाइल्ड लाइफ। फिर 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो कि मॉन्यूमेंट्स आते नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे ताजमहल हो गया या बाकी के कुतुब मीनार वगैरह, तो उनका पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए। 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब दोनों एक नहीं है, सब अलग अलग है, सबके अलग अलग ऑर्गन्स है, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो उसका सेपरेशन मेजरली अभी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे ज़्यादा सवाल आते हैं जनरली, क्योंकि जुडिशरी और लेजिस्लेचर बहुत पूछ सकते हैं। या फिर आर्टिकल 50 के रिलेटेड कौन सा है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, इवन 51 भी, जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को दर्शाता है। तो ये सब मेजर आर्टिकल्स है, मतलब मेजर के सभी आर्टिकल हो गए DPSP के, तो इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि गांधीयन कौन से, लिबरल कौन से, पर ये मेजर आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज किया तो आपको हो जाएगा याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर द राज्यसभा इज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल के रिगार्डिंग है राज्यसभा के पावर्स। फिर राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, वोट नहीं कर सकते ये बताया गया है। फिर डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्कस नहीं कर सकते राज्यसभा, तो अबाव कौन सा करेक्ट है, तो ये बताया गया 1 1 2 2 3 1 2 3। तो इसको पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर है द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गलत हो गया। फिर राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड करंट्स, ये सही है। तो इसमें अगर तीसरा गलत है दूसरा सही है, तो ये उत्तर हो गया 1 और 2। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंने ऑर्डिनरी बिल जो है और मनी बिल, उनका पूरा डिफरेंस बताया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकता है इस बिल को, मनी बिल को। मनी बिल मतलब एक जो ऐसा बिल जो टैक्सेस से, मनी से रिलेटेड रहेगा, जैसे कि टैक्स हो गया या अदर फॉर्म्स ऑफ मनी का पेमेंट रहेगा, उसमें भी अलग अलग प्रोविजन है मनी बिल में भी। फिर बाद में आता है ऑर्डिनरी बिल, जो कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट में कर सकता है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कोई भी मिनिस्टर इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी कौन से भी हाउस में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि बताया कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता। इसमें कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा कौन से भी ऑर्डिनरी बिल में। फिर वैसे ही ये मनी बिल जो है रिकमेंडेशन पहले लेना चाहिए प्रेसिडेंट का, तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसमें क्या है, इसमें ज़रूरत नहीं रहती प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की। फिर और ये मनी बिल जो है ये अमेंड किया जा सकता है, या फिर ये अमेंड नहीं किया जा सकता, ना ही रिजेक्ट किया जा सकता है राज्यसभा ने। राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विथ और विदाउट रिकमेंडेशंस, विच में भी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, मतलब पूरी पावर रहती है। अगर लोकसभा के पास इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, राज्यसभा के पास जाएगा।
फिर राज्यसभा बोलेगा कि बाबा इसमें ऐसा 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 चेंजेस करना है, ये चेंजेस करना है, या फिर इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता ये बिल, क्योंकि ये मनी बिल और इधर ही इंट्रोड्यूस किया है, इनके पास पूरी अथॉरिटी रहती है। तो अगर फिर इन्होंने समझे कुछ रिकमेंडेशन दिया और फिर से इनको भेजा, तो ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और या फिर पास हो सकता है। तो इनके ऊपर रहता है कि ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो फिर ये इसमें कैसा है, और ऑर्डिनरी बिल में अमेंडेड और रिजेक्टेड ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट किया तो फिर डेडलॉक हो गया, फिर जॉइंट सिटिंग बुलाओ, और जॉइंट सिटिंग के बारे में हम देखेंगे प्रोविजन आगे। फिर इट कैन बी डिटेन, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा 14 दिन तक रुका सकता है ये बिल को, उसके आगे नहीं, उसके आगे अपने आप पास हो जाएगा राज्यसभा से। और इसमें कैसा ही 6 महीने तक रुका सकता है ये। अगर 6 महीने के बाद भी अगर इन्होंने नहीं दिया तो फिर से डेडलॉक हो जाएगा, फिर से जॉइंट सिटिंग बुलाना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायत राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, तो इसमें से कौन सा है पंचायत राज का? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो सिलेक्ट द आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो, मतलब कौन सा सही आंसर रहेगा। तो इसको पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन तो नहीं रहेगा, पीपल पार्टिसिपेशन तो रहना चाहिए, 1 तो रहना चाहिए, तो 1 2 3 या 1 एंड 3 रहेगा। और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का कुछ ऐसा कुछ संबंध नहीं आता, तो जनरली वो 1 एंड 3 हो गया फिर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते। पंचायत राज आर इंटरेस्टेड विद द टास्क दैट एम, मतलब इनका एम क्या है पंचायत राज का। तो इसमें पूरा इसमें बताया गया, मैं 3 से 4 ही पॉइंट बताता आपको, बाकी का आप पढ़ लीजिए कि इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहते हैं स्टेटमेंट्स। तो पहला तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन रहना चाहिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए। फिर एक्ट्स एज कैटलिस्ट टू सोशल मोबिलाइजेशन एंड प्रोसेस, मतलब कैटलिस्ट की तरह काम करता है ये, जो भी रहना चाहिए पंचायत राज के लिए, मतलब जो भी। फिर बाद में टैप द ट्रेडिशनल विजडम ऑफ लोकल कम्युनिटीज टू कम्प्लीमेंट द मॉडर्न प्रैक्टिसेस इन डिजास्टर मिटिगेशन एफर्ट्स, मतलब अगर कोई भी डिजास्टर वगैरह आता है तो उसमें पूरा जो लोकल कम्युनिटीज़ को पूरा पावर दी जाएगी कि बाबा जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस रहेंगे उसका यूज़ करके हम मिटिगेशन एफर्ट्स को कम कर सकते हैं, मतलब जो भी डिजास्टर रहेगा उसका मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट मतलब जो असर रहेगा उसको थोड़ा कम करना, मतलब हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, जैसे कैलामिटीज़ हो गए तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट मतलब उसका जो इफेक्ट रहेगा वो उसको कम कर सकते हैं। फिर बाद में एनजीओज वगैरह, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन विच आर एंगेज इन वेरियस डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल के लिए काम करते हैं ये सब। फिर सेंसिटाइज लोकल कम्युनिटीज़। फिर इवॉल्व स्ट्रेटेजीज, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग इमीडिएट रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ मनी, फूड, ग्रेन्स वगैरह वगैरह। रिस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, 3 Rs, ये सब मेजर एक मोटा मोटा याद रखना चाहिए कि मतलब क्या क्या रह सकता है इसमें, पंचायत राज का मेन एम क्या रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल इज रेफर्ड टू जॉइंट सिटिंग, अभी जॉइंट सिटिंग का सवाल आ गया। देखो अगर कौन सा बिल अगर जॉइंट सिटिंग के लिए अप्लाई होता है तो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैज टू बी पास्ड बाय, मतलब अगर ये दोनों हाउसेस है, लोकसभा या राज्यसभा, तो अगर एक बिल रहेगा तो उसको कितनी मेजोरिटी से पास करना चाहिए। जनरली जो भी बिल रहता है जॉइंट सिटिंग में तो जनरली सिंपल मेजोरिटी से ही पास किया जाता है, प्रेसिडेंट वोटिंग। बाकी इतनी ज़रूरत नहीं रहती, 2 3 3/4 वाली तो क्या ज़रूरत, 3/4 तो रहता भी नहीं है। 2/3 मेजोरिटी तो एब्सोल्यूट रहता है, ये भी बहुत रेयर कंडीशंस में होता है। जनरली सिंपल मेजोरिटी से ही ज़्यादातर जो लॉ है वो पास किया जाता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है आर्टिकल 108 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आर्टिकल 108, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। आर्टिकल 108 जो कि प्रोविजन देता है जॉइंट सिटिंग का। अगर कुछ भी डेडलॉक मतलब एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट किया, तब एक हो जाएगा, या 6 महीने तक, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा 6 महीने तक रुकाया गया बिल को, तब हो सकता है। या जो रिकमेंडेशन भेजे फिर से अगर इन्होंने भेजा और इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तभी हो सकता है। 3 4 कंडीशन से ये नीचे लिखा ही है, देखो। अब बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, या फिर फाइनली डिसएग्री हो गए, अमेंडमेंट्स बनाए, जैसे कि ये अमेंडमेंट्स बनाए फिर से भेजा और उन्होंने भी रिजेक्ट किया, या फिर 6 मंथ से ज़्यादा तक रुकाया किसी बिल को, तो ये 3 प्रोविजन की वजह से जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। फिर बाद में अगर ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो प्रेसिडेंट फिर इनके लिए बोलता है कि बाबा ये दिन के लिए हमें जॉइंट सिटिंग रखनी है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर रहता है ये, मैं समन द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से प्रोविजन में आता है? प्रीएम्बल, फंडामेंटल, जीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट्स। तो इसको थोड़ा पॉज कीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो एक्चुअली इमरजेंसी के दौरान ही बनाया गया था, जो 1986 में हो गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम। तो इसमें अलग अलग प्रोविजंस है, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। या फिर चेरिश एंड नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड और नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो भी जो जो स्ट्रगल किया गया था नेशनल फ्रीडम के लिए, तो उसके जो आइडियाज़ या नोबल आइडियल्स थे, उनके उनके जो उन्होंने जो इंस्पायर किया उसके बारे में थोड़ा सा रिस्पेक्ट रहना चाहिए। फिर अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो फिर डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, अगर कोई नेशनल सर्विस के अगर अगर आपत्ति आती है तो उसको लगे हम डिफेंड करना चाहिए। फिर प्रमोट हारमोनी, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब एक जनरलिस्टिक देखना चाहिए, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। फिर वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज, जो हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करना। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना, लेक्स, वाइल्ड लाइफ हो गया, लिविंग क्रीचर्स हो गए। फिर साइंटिफिक टेम्पर, मतलब जो साइंटिफिकली होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। ह्यूमनिज्म हो गया। ये मोटा मोटा है। इसमें पहले ये भी था जो कि फंडामेंटल राइट्स में चला गया, राइट टू एजुकेशन वगैरह, जो 6 से 14 के बीच में करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। ये सवाल फिर से रिपीट हो गया, देखो 2013 में फिर से पूछा गया था। मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्राइम मिनिस्टर के अंडर रहती है, और प्राइम मिनिस्टर है जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहता है सिविल सर्विस बोर्ड का। तो इसमें से कौन सा सही है वो पूछा है। तो 1 2 नाइदर। तो इसका आंसर है क्या है, नाइदर हो गया। इधर इसका कर्सर, हाँ नाइदर हो गया। तो इसका जनरली एग्जीक्यूटिव बोला गया था कि प्रेसिडेंट रहता है, और जो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है तो कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट रहती है आईएएस में। आईएएस की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि राइट हैंड रहते हैं पॉलिसी मेकिंग्स में। जो भी पॉलिसीज आपको देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर जो भी पॉलिसीज रहते हैं बड़े बड़े पॉलिसीज, वो सब आईएएस लोग ही रिकमेंड करते हैं मिनिस्टर्स को। तो उसमें से चूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर बोला प्रेसिडेंट और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड का से कैबिनेट सेक्रेटरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। मतलब जो काउंसिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के आधे से ज़्यादा हो सकती है बड़ी। या फिर सेकंड स्टेटमेंट है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। मतलब जो गवर्नर है वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन है उन्हें नॉमिनेट करता है। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो पॉज कीजिए और सोचिए। तो दोनों आंसर गलत है, तो ना इधर होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद या शासन मंडली, जो कि अपर हाउस बोला जाता है, जो कि 6 स्टेट में अवेलेबल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये कौन से देखो, जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर को दर्शाते, ये रहेगा 6 के आसपास है। तो इसमें लिखा नहीं, तो जनरली 6 बीमाऊ कुछ तो है, बी माऊ के, तो बीमाउक्त, मतलब ये बिहार, ये महाराष्ट्र, ये आंध्रा, ये यूपी, ये कर्नाटक और ये तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर भी था, पर जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी हो गया। तो इसलिए ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और ये आर्टिकल जो है 169 में पूरा दर्शाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो साइज के बारे में बताया गया है कि ये इन्होंने बताया कि 1/3 से ज़्यादा रहना चाहिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की है। मतलब अगर हमें 66 है समझो मेंबर, हमने समझो सोचा कि जो असेंबली है वो 66 है, तो 1/3 इसका 22 हो गया। तो 22 से ज़्यादा रहना नहीं चाहिए इनका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा। और इसका जो साइज़ है वो लेस देन 40 भी नहीं रहना चाहिए। ये इमेजिनरी एग्जाम्पल लिया, जनरली बहुत ज़्यादा रहता है ये, तो ये इमेजिनरी एग्जाम्पल 40 से नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोविजंस इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, मतलब जो 5th और 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो किससे रिलेटेड है, इन शॉर्ट ये पूछा गया है। तो शेड्यूल ट्राइब्स, बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, पंचायत के बारे में, या बॉर्डर स्टेट्स के बारे में। जनरली पंचायत जो है वो 11th में आता है। बॉर्डर का इंटरेस्ट और बॉर्डर स्टेट्स का कुछ संबंध नहीं आता। बाउंड्रीज बिंड्रीज तो कुछ संबंध ही नहीं आता। आंसर हो गया शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और सब हम शेड्यूल पूरा देखते हैं कि क्या क्या रहते हैं शेड्यूल्स में पूरे। इसमें सब 12 शेड्यूल्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की पूरी लिस्ट रहती है। सेकेंड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस या प्रिविलेजेस जो रहते हैं,
तो किन किन को प्रिविलेज रहते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गए, स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, हाउस ऑफ पीपल, वैसे ही गवर्नर सॉरी ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हाउस के हो गए, वैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गए। फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के भी और इसके भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी। फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, फिर काउंटर एंड ऑडिटर जनरल, इनके बारे में पूरा जो एम्बुलमेंट्स अलाउंसेस जो रहते हैं, मतलब पगार इन शॉर्ट। तो फिर ये हो गया पूरा सेकंड शेड्यूल में पैसे के बारे में। फिर थर्ड शेड्यूल में जो कौन कौन किसको किसको ओथ दे सकता है, वो फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन रहते हैं, मतलब शपथ विधि, उसके लिए थर्ड शेड्यूल है। फिर फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब जो राज्यसभा है उसके अंदर कैसे सीट्स को अलोकेट किया जाएगा, वो फोर्थ शेड्यूल में आता है। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है एक्सेप्ट ये 4 ATMM। ATMM मतलब आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ATMM, इन चारों को छोड़ के ये पूरे प्रोविजन फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। इन्होंने मोटा मोटा बोला कि बाबा जो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है वो किसके बारे में, तो शेड्यूल ट्राइब्स की हो सकता है, ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की होते हैं। कंटेंट्स प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के बारे में। ये मेजर स्टेट्स है। इनके बारे में क्यों, तो ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड में रहते हैं। इनका जो रहन सहन है वो पूरा जो पुराने ज़माने के जो लोग रहते हैं उनके जैसा ही है। तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रहते हैं, सोशो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड रहते हैं, हेल्थ वाइज वगैरह सब सेक्शंस में थोड़ा। तो इन पर थोड़ा अच्छे से फोकस करना चाहिए, इसलिए इन्होंने अलग से प्रोविज़न बनाई गई है ट्राइबल एरियाज़ के लिए। इसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट को बहुत अच्छे पावर्स रहते हैं, तो उन पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इनका पूरा वेलफेयर किया जाए। फिर बाद में 7 शेड्यूल में सब लिस्ट आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब क्या, यूनियन लिस्ट जो रहते हैं वो पूरा सेंटर बनाता है, मतलब सेंटर के अंडर कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, बाबा हमें बैंकिंग के सेक्टर में रिफॉर्म्स करने, तो ये बैंकिंग सेक्टर यूनियन में आएगा। फिर स्टेट में जैसे पुलिस हो गया, CRPC हो गया, IPC हो गया, IPC नहीं बोल सकते, CRPC जनरल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह, लॉ के अंडर, लॉ जो सब्जेक्ट है वो स्टेट में आता है। इवन एग्रीकल्चर भी स्टेट में आता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है उस पर लॉ बनाने का काम स्टेट का काम है। और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी और यूनियन भी। अगर दोनों में अगर लड़ाई होती है तो स्टेट ही जीतेगा, ऑब्वियस है, जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा भाई रहेगा वही जीतेगा, छोटा भाई का कौन सुनेगा। तो फिर अभी 8 शेड्यूल में देखते क्या क्या है। 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस आते हैं, पूरे 22 लैंग्वेजेस है 8 शेड्यूल में। रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस रहते हैं, उन्हें 8 शेड्यूल में रहता है उनकी लिस्ट पूरी। फिर 9 शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्शन रेगुलेशन। 9 शेड्यूल में एक्चुअली बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। इसके बारे में एक हिस्ट्री है कि जो पहले प्रोविज़न था कि जो भी अगर ये 9 शेड्यूल में कोई एक्ट रहेगा तो उस पर जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशल रिव्यू मतलब क्या, कि अब हमने ये एक्ट बनाया, ये सही है ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, तो उस पर हम जुडिशरी कुछ एक्शन नहीं ले सकती। तो ये पूरा मतलब जो भी लॉ बनाओगे तो इसमें डालने का मतलब कोई एक्शन नहीं लेगा। तो बाद में इसको बताया गया कि ये ऐसा नहीं चलेगा, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए सभी लॉ का। और एक कोई तो स्पेसिफिक डेट है 1985 आई गेस, क्या 1982 है, वो देखना पड़ेगा। और डेट्स का बाद उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। ये 9 शेड्यूल में था। फिर 10 शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ है, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब कोई मिनिस्टर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा अपनी मर्जी से ही, तो उसका पूरी मेंबरशिप रद्द की जाएगी। आयाराम गयाराम बहुत बड़ा स्टेटमेंट था तब, बहुत सारे पार्टीज बदलते। अभी भी एक ट्रेंडिंग एग्जाम्पल है, पर लेना नहीं चाहूँगा, पॉलिटिकल इसमें नहीं पढ़ना आपने। तो ये 10 शेड्यूल में था। फिर बाद में 11th में जैसे बताया PM, 11th और 12th का ऐसे याद रखो, P और ये M, PM मतलब पंचायत या म्यूनसिपालिटी। पंचायत में सब पंचायत के जो भी पावर अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही जो म्यूनसिपालिटी के जो पावर अथॉरिटी है उनके बारे में। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कस्टोडियन कौन रहता है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्रेसिडेंट, PM, लोकसभा सेक्रेटरीट या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है बजट बनाने में, पहला स्टेटमेंट है पार्लियामेंट को। फिर नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट की अनुमति बगैर हम कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे निकाल नहीं सकते। फिर बाद में जो भी डिसबर्समेंट किया जाता है पब्लिक अकाउंट से, तो उसे
पार्लियामेंट की परमिशन लगती है, ऑथराइजेशन लगता है। तो इसमें से कौन सा सही है ये बोलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सोचिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो पहला तो गलत है, पहला गलत मतलब ये दो गए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रहता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। फिर बाद में थर्ड में क्या है, ये भी गलत है, इसको कोई ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर है 2 ओनली, मतलब किधर गया, सी, ठीक है। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डील करता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जो कि नोडल बॉडी रहती है, जो कि बजट प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हमने 3 फंड्स देखे थे, ने ऊपर 2 फंड्स देखे थे, एक पब्लिक फंड था और एक कंसल्टिव फंड था। तो इन्होंने बोला था कि पब्लिक फंड को निकालने के लिए ऑथराइजेशन की ज़रूरत रहती है, पर इसमें नहीं, ज़रूरत नहीं रहती। और जो कंसल्टिव फंड रहता है उसकी प्रायर टू एक्सपेंडिचर रहता है और ऑथराइजेशन कंपलसरी रहती है। और इस तीनों के आर्टिकल्स दिए 266(1), 262 और 267(1). तो पहला जो रहता है वो कंसोलिडेटेड फंड रहता है, जिसमें सब इनकम जो रहता है इसका सब टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रहता है। मतलब जो भी टैक्सेस से रिलेटेड जो भी इनकम रहेगा वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, जो कि सब एक्सपेंडिचर कर सकते हैं प्रायर टू एक्सपेंडिचर। फिर बाद में पब्लिक फंड आता है। पब्लिक मनी जो रहता है वो सब जो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं रहता है, वो पूरा मनी, पब्लिक मनी जो रहेगा वो कंसोलिडेटेड फंड से अदर देन कंसोलिडेटेड फंड वो पब्लिक फंड में जाता है। और कंटीजेंसी मतलब इमरजेंसी फंड रहता है, जो कि 500 करोड़ का रहता है। और जो एक्सपेंडिचर कैसे कर सकते हैं, तो अगर कोई कैलेमिटी वगैरह आता है, कंटीजेंसी मतलब इमरजेंसी, कैलेमिटी वगैरह मतलब जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था और वो हो जाता है, जैसे फ्लड्स हो गई है वगैरह हो गया, तो उस पर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो ये सब तीनों फंड्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग, मतलब इंडिया कौन से ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनमें से कौन किसका मेंबर है ये पूछा गया है। तो ईस्ट एशिया समिट, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा इंडिया मेंबर है, आप पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो ईस्ट एशिया समिट में तो है, तो ये दोनों में आंसर रहेगा, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो 1 2 3 तो नहीं है, क्योंकि एशियन में तो नहीं है, ना ही एशियन में है पर वो अलग मेंबर है, और एपेक में तो समझ नहीं आता। तो आंसर हो गया 3, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इंडिया जो है एशियन का, जैसे बताया गया है कि सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर है, परमानेंट पार्टनर नहीं बोल सकते। और बाद में इंडिया को फुल डायलॉग पार्टनर भी बनाया गया था 5th एशियन समिट में बैंकॉक में 1995 में। बाद में आसियान रीजनल फोरम का भी इंडिया मेंबर है, आसियान रीजनल फोरम का है, ना कि आसियान का, ठीक है। ये इधर इधर घुमा सकते हो, आसियान रीजनल फोरम का मेंबर है एक्चुअली इंडिया, ठीक है। 1996 में हमें मिला गया था मेंबरशिप। फिर बाद में इंडिया आसियान के समिट्स हमें एनुअली होने लगे 2002 से। और 2009 में इंडिया ने FTA साइन किया आसियान मेंबर्स के साथ, जो कि थाईलैंड में हुआ था। इंडिया और आसियान के बीच FTA साइन किया गया था, मतलब ये दो अलग अलग हो गए। अगर मेंबर रहता तो ज़रूरत नहीं पड़ती FTA की ज़्यादातर, तो इसलिए अलग मेंबर है ये, ठीक है। और कोशिश कीजिए, या मेरे पिछले वीडियो से इसे भी कोशिश कीजिए देखने की। मतलब ये पूरी सीरीज़ है, चालू है, मतलब आपको एक सीरीज़ देखे जैसे ही होगा, और आपको पता चलेगा कि ये कैसे क्वेश्चंस फॉर्म कर रहे हैं और किस किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।